नमस्कार। आइए आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जहां एक विचार इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने 300 साल पुराने एक विशाल साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। ये कहानी है संघर्ष की, क्रांति की और एक ऐसी नई दुनिया के जन्म की जिसने 20वीं सदी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? मतलब एक सोच, सिर्फ एक आइडिया कैसे 300 साल पुराने एक साम्राज्य को गिरा सकता है? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं और इसकी जड़ें हैं एक चिंगारी में। फ्रांसीसी क्रांति ने बदलाव की उम्मीद तो जगा दी थी, लेकिन असल में औद्योगिक क्रांति ने पूरे यूरोप में नई तरह की मुश्किलें खड़ी कर दी थीं। उस दौर में विचारों का एक असली महासंग्राम चल रहा था। एक तरफ थे उदारवादी जो चाहते थे कि सरकार तो बने पर वोट देने का हक सिर्फ अमीर और संपत्ति वालों को हो। उनके ठीक उलट थे रेडिकल्स जो कहते थे कि नहीं, हर एक नागरिक को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। और फिर थे रूढ़िवादी जो पुरानी परंपराओं और राजशाही को किसी भी कीमत पर बचाए रखना चाहते थे। यह सिर्फ एक राजनीतिक बहस नहीं थी, ये भविष्य की दिशा तय करने की लड़ाई थी। और इसी वैचारिक खींचतान के बीच एक बिल्कुल नया और बहुत ही शक्तिशाली आइडिया सामने आया, समाजवाद। ये आने वाली क्रांति की आग के लिए ईंधन बनने वाला था। तो समाजवाद आखिर है क्या? इसका मूल विचार बहुत सीधा है। सोचकर देखिए कि अगर सारे बड़े कारखाने, खदानें और जमीनें किसी एक इंसान की न होकर पूरे समाज की संपत्ति हो, तो क्या होगा? समाजवादियों का यही मानना था कि समाज की सारी समस्याओं की जड़ निजी संपत्ति है। ये एक ऐसा विचार था जो उस समय की पूंजीवादी व्यवस्था पर एक सीधा और करारा हमला था। और इस विचार को एक क्रांतिकारी आवाज दी कार्ल मार्क्स ने। उनका संदेश बिल्कुल साफ था, जैसा कि यहाँ लिखा है कि मजदूरों के पास खोने को सिर्फ अपनी गुलामी की जंजीरें हैं और जीतने को तो पूरी दुनिया पड़ी है। यह सिर्फ कुछ सुधारों की मांग नहीं थी, ये पूरी की पूरी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने का ऐलान था। तो ये सब विस्फोटक विचार तो यूरोप में पनप रहे थे, पर इन्हें भड़कने के लिए एक सही जगह चाहिए थी, और वो जगह थी रूस। एक ऐसा साम्राज्य जो अपनी ही समस्याओं के बोझ तले एक बारूद के ढेर पर बैठा था, बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था। अब ये आंकड़ा देखिए, ये बहुत कुछ कहता है। 85%। रूसी साम्राज्य की 85% आबादी किसान थी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि यही विशाल किसान आबादी, जिनके अपने गहरे दुख और शिकायतें थीं, क्रांति के लिए सबसे उपजाऊ जमीन तैयार कर रही थी। और एक बहुत दिलचस्प बात ये थी कि रूस के किसान यूरोप के बाकी किसानों जैसे बिल्कुल नहीं थे। जैसे फ्रांस में किसान अपने जमींदारों की इज्जत करते थे, उनके लिए लड़ते थे, लेकिन रूस में यहाँ के किसान उनसे नफरत करते थे और बस मौका ढूंढ रहे थे कि कब उनकी जमीन पर कब्जा कर लें। मतलब उनकी सोच पहले से ही समाजवादी विचारों के काफी करीब थी। तो ये तो हुई किसानों की बात। अब शहरों का हाल देखिए। वहां मजदूरों की एक छोटी सी दुनिया थी, लेकिन उनकी जिंदगी सच कहूं तो नर्क से कम नहीं थी। दिन में 10 से 15 घंटे काम, वेतन ना के बराबर, और रहने के लिए जानवरों की तरह ठूस कर डॉर्मेट्री में रखा जाता था। ये गुस्सा और हताशा ही उन्हें क्रांति की ओर धकेल रही थी। और फिर आया पहला विश्व युद्ध। ये वो आखिरी चिंगारी थी जिसने रूस के इस बारूद के ढेर में आग लगा दी। नतीजा ये हुआ कि 1917 के एक ही साल में एक नहीं बल्कि दो क्रांतियां हुईं। युद्ध की कीमत बहुत बहुत भारी थी। 70 लाख, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 1917 तक 70 लाख रूसी सैनिक या तो मारे गए थे या घायल हो चुके थे। सेना का मनोबल टूट चुका था और जार के शासन से लोगों का भरोसा पूरी तरह उठ चुका था। और इसके बाद तो घटनाएं इतनी तेजी से घटी कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। फरवरी में भूख से तंग आकर हुए दंगों के बाद जार को गद्दी छोड़नी पड़ी और अक्टूबर आते आते लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। उनका नारा बिल्कुल सीधा और सरल था, शांति, जमीन और रोटी। वही 3 चीजें जिनकी रूस की जनता को उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो ये कोई अंधी क्रांति नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी सटीक योजना थी। सैन्य क्रांतिकारी समिति ने एक ही दिन में एक-एक करके सारे सरकारी दफ्तरों पर कब्जा कर लिया, टेलीफोन लाइनों को काट दिया और रात होते होते बिना ज्यादा खून खराबे के सत्ता बोल्शेविकों के हाथ में थी।
सत्ता तो मिल गई, लेकिन अब शुरू हुआ असली संघर्ष। एक बिखरे हुए साम्राज्य की राख पर दुनिया का पहला समाजवादी राज्य बनाने का एक बहुत ही मुश्किल और हाँ, क्रूर प्रयास। देखिए, सत्ता पर कब्जा करना एक बात थी और उसे बनाए रखना बिल्कुल दूसरी। बोल्शेविक्स, जिन्हें रेड्स कहा जाता था, उन्हें एक भयानक गृह युद्ध लड़ना पड़ा। उनके खिलाफ थे व्हाइट्स यानी जार के समर्थक और अमीर जमींदार, और ग्रीन्स यानी वो किसान जो बोल्शेविकों के खिलाफ थे। यहाँ तक कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसी विदेशी ताकतों ने भी व्हाइट्स का साथ दिया ताकि समाजवाद की ये आग और न फैले। गृह युद्ध खत्म होने के बाद स्टालिन की पंचवर्षीय योजनाओं ने रूस की तस्वीर ही बदल दी। ये चार्ट देखिए, नतीजे हैरान करने वाले थे। कुछ ही सालों में कोयला, तेल और स्टील का उत्पादन लगभग दोगुना हो गया। एक पिछड़ा हुआ, खेती पर निर्भर देश अब दुनिया की एक औद्योगिक महाशक्ति बनने की राह पर था। लेकिन इस तरक्की की एक बहुत ही अंधेरी कीमत चुकानी पड़ी। यही सोवियत प्रयोग का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ देश में नए कारखाने बन रहे थे, शिक्षा फैल रही थी, तो दूसरी तरफ मजदूरों से जानवरों की तरह काम लिया जा रहा था, किसानों से उनकी जमीनें छीनी जा रही थीं और एक भयानक अकाल में 40 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। ये एक ऐसी तरक्की थी जो इंसानी लाशों पर खड़ी की गई। तो आखिर में चलिए ये देखते हैं कि इस पूरी क्रांति का असर सिर्फ रूस पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर कैसा पड़ा। तो रूसी क्रांति ने दुनिया को आखिर दिया क्या? इसकी विरासत ना बहुत पेचीदा है। एक तरफ तो इसने दुनिया भर के मजदूरों और गुलाम देशों को आज़ादी के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। सोवियत संघ एक ग्लोबल सुपर पावर बन गया। लेकिन दूसरी तरफ ये तानाशाही और सरकारी क्रूरता का एक चेतावनी भरा उदाहरण भी बन गया। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या एक बेहतर भविष्य बनाने के नाम पर लाखों लोगों की जान की कीमत चुकाना कभी सही हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो 1917 की क्रांति ने दुनिया के सामने रखा और जिसका जवाब आज भी खोजा जा रहा है।